हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानो ग्लोबल स्टडीज के मंच पर। और हमने वीडियो और वीपीडीओ एग्जाम के लिए आपके लिए एमसीक्यू सीरीज चलाई थी। और उस एमसीक्यू सीरीज में हम कवर कर रहे हैं पॉलिटी के एमसीक्यू। ठीक है जी। तो पॉलिटी के एमसीक्यूज कवर करते हुए हम पहुंच गए हैं 136 क्वेश्चन पे। हमारा टारगेट ये है कि लगभग आपको 200-250 क्वेश्चन जो हो सकते हैं, वो भी बेस्ट क्वेश्चंस, वो आपको करा दी जाए। और क्वेश्चन के साथ साथ आपको अप्रोच बताई जाती है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है जी। हम एक क्वेश्चन के साथ साथ उनके जो एमसीक्यूज होते हैं उन पर भी बात करते हैं, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। हमारा मकसद ये है कि आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर ले बहुत ही कम समय में। ठीक है जी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बताइए, भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताओं को संभाला गया है। ठीक है जी। कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रता को संभाला गया है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें 6 विशेषताएं और दी गई हैं। आपको पता है कि आर्टिकल 19 में ही 19 के क्लॉज 1 के ए बी सी डी ई एफ में क्योंकि एक जो 6 स्वतंत्रताएं हुआ करती थी, ठीक है जी, उसमें अब तो 5 ही हैं। ठीक है जी। पहले 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई थी, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा में शामिल होने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है, ठीक है जी, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, ये सब उसमें दिया गया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो पहले इसी में हुआ करते थे। ठीक है जी। 14 आपको पता ही है, विधि के समता की हम बात करते हैं। आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। किसकी बात करता है? उपाधियों के अंत की। ठीक है जी। और आर्टिकल 25 आपको पता ही है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है जी। बहुत सिंपल है। ठीक है जी। तो ये तो आपको पहले भी मैंने कराया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो था वो नया था, फॉर्मेट नया था। ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कौन से भाग में सम्मिलित किया गया? हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं, पार्ट 1 की, तो उसमें संघ और संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। संघ और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है जी। जब हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो उसमें नागरिकता दी गई है। जब हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। लेकिन जब हम पार्ट 4 की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपके संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 4 में क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि उसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछे हैं। ठीक है जी। तो आपका आंसर जो है वो पार्ट जो सी है, ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य हेतु समान वेतन, ठीक है जी, का सिद्धांत दिया गया है? मैं आपको बता दूं कि ये बात जो कही गई है वो कही गई है डीपीएसपी में, और डीपीएसपी के भी आर्टिकल 39 में ये बात कही गई। 39 में एक्चुअल में राज्य के लिए निर्देश दिए गए हैं कि क्या राज्य को कार्य करना चाहिए। जैसे स्त्री और पुरुष के लिए कार्य के लिए समान उपलब्धियां हो, अर्थात समान वातावरण उपलब्ध कराए, ऐसा राज्य को निर्देश दिया गया है। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन हो, वो सभी चीजें जो है वो किस में कही गई है? 39 में कही गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 6 या 7 निर्देश हैं जो राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके यहां से क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। ठीक है जी। तो आप इनको याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कि आपात की उद्घोषणा से स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो स्वतः निलंबित होता है? तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी, उसके तहत जो जीवन का अधिकार है, कौन सा अधिकार? जीवन का अधिकार, क्या हो जाएगा? स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो जीवन का अधिकार है वो क्या होता है? स्वतः ही निलंबित हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा, ये
130 ये पूछा है आर्टिकल 358 में। 358 जो कहता है, 358 का बात करता है वाक एवं स्वतंत्रता का जो अधिकार आपको दिया गया है उसको निलंबित करता है। जीवन का अधिकार जो है वो एक्चुअल में 359 में दिया गया है। एक मिनट रुकिएगा। जीवन का अधिकार जो निलंबित करने की बात कही गई है वो कही गई है आर्टिकल 359 में, और वो अधिकार राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। आर्टिकल 358 जो है वो आर्टिकल 19 को निलंबित करता है, ठीक है। और आर्टिकल 19 में भी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को दी गई है, भारत के नागरिकों को दी गई है, उसको निलंबित करने का प्रयास करता है, ठीक है जी। तो आपको इसमें और उसमें इतना ही अंतर है कि आर्टिकल 358 जो है वो 19 को निलंबित करता है और 359 जो है वो जीवन के अधिकार को निलंबित करता है। ये मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि मैंने इसको आर्टिकल 359 समझ लिया, ठीक है। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। आपातकाल के बारे में आपको पता ही है। आपातकाल की उद्घोषणा आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। 3 आधार होते हैं, ये सब आपको याद रखना। आर्टिकल 32 जो है, जो आर्टिकल ये जीवन का अधिकार है। 21 आर्टिकल 32 में क्या दिए गए हैं? रिट जारी करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। आर्टिकल 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता की बात करता है, ठीक है। ये पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में डीपीएसपीज में शामिल नहीं है? तो ऐसा इसमें कौन सा है? जब हम जीविका के पर्याप्त साधन की बात करते हैं तो ये जीविका का जो पर्याप्त साधन है ये एक्चुअल में स्त्री और पुरुषों के लिए जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 39 की क्लोज ए में भी ये बात कही गई है कि स्त्री और पुरुष के लिए जीविका के पर्याप्त साधन राज्य उपलब्ध कराएगा, ऐसा प्रयास करेगा, ठीक है जी। लेकिन साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो अभी हमने बात की थी, ठीक है। आर्टिकल 39 में ही इसको बताया गया। जहां तक मुझे याद है कि 39 के क्लोज बी में ये बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये आपके डीपीएसपीज के आर्टिकल 51 में ये बात कही गई कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करना है, ठीक है। और जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी में आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक आते हैं। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं कि ये 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान पहले डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में हुआ करता था। किसमें हुआ करता था? आर्टिकल 45 में। लेकिन सरकार ने आर्टिकल 45 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार बना दिया है। तो अब आर्टिकल 45 जो है, 45 जो है, उसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का बात की गई है। लेकिन जब हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात करते हैं, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बात करते हैं, तो अब ये पहुंच गया है 21A में, ठीक है जी। तो याद रखना है कि अगर वो पूछेगा डीपीएसपी में कौन सा वर्णित नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन डी जो है वो अब कहां चला गया है? 21A में चला गया है और मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया है इसको, ठीक है जी। साथ ही आपको शायद मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों का कंपैरिजन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, ठीक है जी। बात करते हैं कि पी का पासपोर्ट प्राधिकारी के बिना सुने जाने का उचित अवसर दिए रद्द कर दिया जाता है, जबकि सुनवाई आज्ञापक थी। आज्ञापक का मतलब होता है रीजनेबल थी, मतलब सुनवाई हो सकती थी। इस दशा में कौन सी रिट जारी की जा सकती है, यह पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि परमादेश एक ऐसी रिट है जब कोई अधिकारी कार्यवाही की जा सकती थी, मतलब कि वो कार्य उसके कार्य क्षेत्र में था और उस व्यक्ति ने उसको कार्य को नहीं किया, तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत परमादेश रिट जारी कर सकता है। कौन सी रिट जारी कर सकता है? परमादेश। तो याद रखा है, यहां पर लिखा है परमादेश लायक जारी किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आर्टिकल 141 की जब हम बात करते हैं तो केवल परमादेश रिट की बात करते हैं। परमादेश, क्योंकि परमादेश, पर विलंबन, ठीक है जी,
क्या कहते हैं क्यो वारंटो, ठीक है जी, ये सब रिटें जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं अलग अलग क्षेत्र में। उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ठीक है जी, ये सारे रिट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपने इनके बारे में जरूर पढ़ लिया होगा। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का जो कार्य करते हैं, कर्मकारों का भाग लेना भारतीय संविधान के है। ठीक है जी, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना संविधान के प्रभाग में है। तो आर्टिकल 142 जो है ये बात करता है आर्टिकल 43 के क्लोज ए में, जिसमें 43 का ए जो क्लोज है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है जी, इसमें जब हम डीपीएसपी में बात करते हैं तो डीपीएसपी में लगभग जो संशोधन है उसमें 43 बी को छोड़कर और एक है 38(2) को छोड़कर, दो ऐसे संशोधन हैं जो अलग अलग किए गए हैं। 43 का बी जो है उसमें 97वें संविधान संशोधन जिसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं, और 38(2) जो है वो असमानता को कम करने का प्रयास करने का किया गया है, जिसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ है। उसके अलावा देखो जी, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूं 38 का क्लोज 2 जो है वो 44वें संशोधन से है, और यहां पर अभी हम बात जो कर रहे थे 43 का जो बी है वो जोड़ा गया है सहकारी समितियां, और सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं 97वें संविधान संशोधन 2011। इसके अलावा डीपीएसपी में कोई भी संशोधन आ जाए कि वो कौन सा संशोधन से जोड़ा गया है तो आप लगा दीजिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है जी, आपको ये बिल्कुल सही तरीके से याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, 48A की बात करते हैं। 48A भी 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया है, लेकिन आंसर जो है इसका कर्मकारों की जब बात करते हैं औद्योगिक प्रबंधन में कि भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके तो वो 43A है। लेकिन जब हम 48A की बात करते हैं तो यहां पर पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। ठीक है जी, साथ ही साथ 44 जो है ये तो आपको पता होना चाहिए, समान नागरिक संहिता की बात करता है, समान नागरिक संहिता। ठीक है जी, और भारत का पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड है जिसने समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाया है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता कानून लागू है। ठीक है, 45 तो हमने अभी आपको बताया है कि 45 में पहले हुआ करता था 14 वर्ष से बच्चों के लिए निर्देश दिया गया था कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, लेकिन अब जो है इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसका देखरेख करे, उसके लिए शिक्षा उपलब्ध कराए। तो आपने आंगनवाड़ी केंद्र देखे ही होंगे, आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही संचालित किए जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए अनुच्छेद 21A, ठीक है जी, अनुच्छेद 21A को कौन से संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है जी, मैंने अभी पीछे बात की थी कि 45 में जो 14 वर्ष से बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? 2002 द्वारा। और 89वां कॉन्स्टिट्यूशन, जी नहीं ये तो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है जी, ये भी नहीं है। तो आपके लिए जो काम का है वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो जिसमें ये बात कही गई है। ठीक है जी, तो इतना अगर आप याद रख लें तो आपको याद रहेगा। हालांकि आपको बता दूं कि 88वें संशोधन में सेवा कर की बात की गई है। टैक्स सर्विस टैक्स जो लगाया गया था, मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही जब वो वित्त मंत्री थे उन्होंने ही इस टैक्स के बारे में सुझाव दिया था, और 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे आर्टिकल 268 के ए में अंत स्थापित कर दिया गया था। ठीक है जी, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। और ये वाला संशोधन तो हमने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था जिसमें एससी और एसटी कमीशन की बात की गई थी। ठीक है जी, कुछ याद होगा आपको कि एससी एसटी कमीशन को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो बस इतना ही याद रख लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बताइए पर्यावरण संरक्षण के लिए, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक है, 48A की हमने अभी बात की कि 48A जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है और 1976 में ही पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्यजीव वन्य संरक्षण के लिए इनकी बात की गई है। लेकिन जब हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं 51A में, 51A के आई में तो ये बात नहीं कही गई है, आई जी हां, 144 का जो नहीं है, इसने पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि यहां पर आंसर दिया है तो ये तो दोनों यही होने चाहिए। 51A के आई में तो कोई ऐसी बात नहीं कही गई, लेकिन जब हम 51A के जी की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण और जो हमारी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें, उनके संरक्षण की बात कही गई है। तो ये दोनों जो हैं ये सही हैं और ये भी सही है, ए और सी दोनों ऑप्शन। लेकिन उसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी जो आर्टिकल है, जो बी ऑप्शन है 51A का आई जो है वो गलत है एक्चुअल में। ठीक है जी, तो यहां पर इतना ही बताना था आपको। ठीक है, बताइए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं। अधिकतर अधिकार जो हैं वो कहां पर जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं पार्ट 3 मौलिक अधिकारों में भी सार्वभौमिक घोषणा, यूएन ने जो सार्वभौमिक घोषणा की थी वो 1948 की है। यूएन सार्वभौमिक घोषणा, सार्वभौम घोषणा, जिसको यूएन घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, यूएन घोषणा, ये मानव अधिकारों के लिए था। और मैं आपको बता दूं कि 10 दिसंबर 1948 को यह घोषणा की गई थी कि मानव अधिकार कितने जरूरी हैं। ठीक है जी, तो मानव अधिकारों के लिए ही ये सब बात कही गई है। और साथ ही साथ डीपीएसपी में, मौलिक अधिकारों में तो है ही ये बात, और डीपीएसपी में भी मानव के लिए क्या जरूरी है, नागरिकों के लिए क्या जरूरी है, उनकी बात की गई है। ठीक है, तो आपके लिए जो आंसर है वो पहला ही आंसर हो जाएगा कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में ये दोनों बात कही गई हैं। ठीक है जी, तो ये आप याद रख लीजिएगा। और यूएन घोषणा पत्र आप जरूर याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है। निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल को निजता का अधिकार, निजता का अधिकार के लिए एक ही आर्टिकल है 146 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21 जो है वो निजता का अधिकार है। इसी को जीवन का अधिकार भी कहा गया है, निजता का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। और निजता के अधिकार में बहुत सारे अधिकार शामिल हैं, जिसमें रात को सोने का अधिकार, निःशुल्क निःशुल्क जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कराने का अधिकार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें घूमने का अधिकार, प्राइवेट मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो हमें स्वास्थ्य चीजें हैं उनका अधिकार आपको दिया गया है, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार, ये सारी चीजें जो हैं वो सब आपको दी गई हैं जो मानव के लिए जरूरी हैं। ठीक है जी, तो मानव के लिए जो चीजें जरूरी हैं उन सभी चीजों को निजता के अधिकार में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है जी, नीचे वाले, तो इनके बारे में बात ना करते हुए आगे चलते हैं जी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपके पेपर में ज्यादा रहती है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। तो हमने आपको तो पॉलिटी पढ़ाई नहीं है, लेकिन हमने जिन बच्चों को पॉलिटी पढ़ाई है उसमें सारे अधिकार बताएंगे। उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता जो है वो एक्चुअल में आर्टिकल 136 में ना होकर आर्टिकल 143 का पार्ट है। किसका है? आर्टिकल 143 जो है वो उच्चतम न्यायालय की सलाह अधिकारिता बात करता है। विशेष इजाजत से अपील जो है वो 133 में ना होकर आर्टिकल 136 में है। किसमें है? आर्टिकल 136 में है।
केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है जी, ये बात सही है। और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो एक्चुअल में 123 में ना होकर 213 में है। ठीक है जी, कहां पर है? आर्टिकल 213 में यहां पर दी गई है। लेकिन जब हम मूल अधिकारों के परिवर्तन की बात करते हैं तो मूल अधिकारों का जो परिवर्तन का है वो केवल आर्टिकल 32 ही नहीं है, 226 भी है। ठीक है जी, उनके परिवर्तन के लिए आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि कौन से सही होंगे तो यहां पर तो उस हिसाब से एक ही सही बैठता है जी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो केवल एक ही कूट जो है आपका, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो कूट जो है कितने सही है? केवल एक ही कूट सही है और वह है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो कूट के बारे में इसने पूछा है कौन सा संयोजन सही है। देखो जी, इसने पूछा है कौन सा संयोजन सही है। ठीक है जी, यहां पर हमने गलती कर दी। तो संयोजन जो है वो केवल तीसरा ही सही है। कौन सा सही है? केवल तीसरा संयोजन सही है, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो कह देता कितने सम्मिलित हैं, ठीक है जी, तो यहां पर क्वेश्चन बदल जाता। अब उसने पूछा है कि कौन सा संयोजन सही है, उसका आंसर देना है आपको। तो संयोजन केवल तीसरा सही है, उसके अलावा सभी गलत है। ठीक है, वरना यहां पर आंसर अभी गलत हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अभी हमने बताया था कि परमादेश रिट जो है परिवर्तन के लिए निर्गत की जा सकती है, अर्थात किस कार्य के लिए जारी की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं, मैंडेटरी ड्यूटीज जो होती हैं, जो व्यक्ति जितने अधिकारी हैं उनको अपने कार्य के लिए मना नहीं करना है, जो उनके कार्य क्षेत्र में है उनको वो करना ही करना है। तो इसलिए मैंडेटरी ड्यूटीज के लिए क्या जारी की जाती है? मैंडेमस जारी किया जाता है। मैंडेटरी ड्यूटीज के लिए क्या जारी किया जाता है? मैंडेमस जारी किया जाता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है जी, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, ताकि आप इसको याद कर सकें। ठीक है जी, एक्स पोस्ट फैक्टो शब्दावली का अर्थ क्या है? एक्स पोस्ट, एक्स का मतलब होता है पुराना। ठीक है जी, इसी से शब्द निकल जाएगा। तो अधम कार्य फॉर द बेस ऑफ कॉज, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो अभी के कार्यों की बात कर रहा है। ठीक है, आफ्टर अनदर थिंग ऑपरेटिंग रेस्पेक्टिवली भूतलक्षी, ये देखिए जी भूतलक्षी शब्द आया है, पुरानी चीजों की बात कर रहा है। और इसमें देखिए संपन्न होने पर वैध माना जाता है। ठीक है जी, नहीं है, नहीं है। तो मैंने एक्स जो यहां पर एक्स फैक्टो जो लिखा हुआ है, एक्स पोस्ट फैक्टो जो है, एक्स का मतलब होता है पुराना। ठीक है जी, तो यहां पर याद रखिएगा भूतलक्षी प्रभाव से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और ये भूतलक्षी प्रभाव के कानूनों के लागू करने की बात करता है। ठीक है जी, इतना ही याद रखना है बस। शब्दावली को आप अगर चाहें तो उसको तोड़कर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो आपको साफ साफ पता है, जो पार्ट 4 है उसी में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया है, अर्थात किस केस में यह कहा गया है कि निर्वासित न होने का अधिकार, निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है। निर्वासित न होने का अधिकार जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? 19 के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ, जो सन 2021 में हुआ था, ये इसी में कहा गया है कि जो निर्वासित करने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को निर्वासित नहीं करना है, वो आर्टिकल 19 में शामिल है और ये मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर जो जुडिशरी एग्जाम होते हैं वहां पर पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई जो एग्जामिनर होते हैं वो सोचते हैं कि इन्होंने बच्चों ने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो क्यों ना इनसे कुछ केसेस भी पूछ लिए जाए। तो हमारा प्रयास ये है कि कुछ केसेस के माध्यम से भी आपको 2-4 केसेस और दिए हैं हमने, ताकि आप जो हैं अच्छे से उनका रिवाइज कर पाएं। ठीक है, तो बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 ही वो आर्टिकल है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? मौलिक अधिकार, अर्थात
हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। और हमने कल आपको बताया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है जी, तो वहां पर उस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा। हो सकता है वो घूम फिरकर किसी और शब्द में आ जाए, तो यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, तो आपको केवल याद रखना है। ठीक है जी, बात करते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 153 की कि त्वरित विचारण का अधिकार क्या है। त्वरित विचारण का मतलब होता है कि आप किस चीज को लागू करवा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लागू, और वो भी शीघ्र और शीघ्र रूप से। संवैधानिक अधिकारों को हम लागू नहीं करवा सकते। मौलिक अधिकार ही वो अधिकार हैं जिनके शोषण होने पर या आपको उपलब्ध ना कराए जाने पर आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, सीधा जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। ठीक है, तो त्वरित विचारण का अधिकार जो है वो केवल मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में दिया गया है, न कि त्वरित अधिकार या न कि विधिक अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए तो आप वैसे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये केवल निर्देश के रूप में बात कही गई है। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अनुमन्य किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वाद है। 154 जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो केस है एक्चुअल में 1981 का है। कब का है, 1981 का। रुदल साहब बनाम बिहार राज्य में ये केस हुआ था, जहां पर मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अनुमान्य कर दिया गया था। ठीक है जी, ये हमने इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके आसपास के जो स्टेट पीसीएस है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4 जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 16 जो है एक्चुअल में हमें आरक्षण के बारे में भी यहीं से चीजें मिलती हैं। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 55 जो है जो क्या कहते हैं आर्टिकल 16 जो है उसमें 81वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा, 81वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 16 के क्लोज 4 को जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा गया है, आर्टिकल 16 के क्लोज 4 को। और यही वो आर्टिकल है जो ये कहता है कि यदि समाज की मुख्य धारा में लोगों को शामिल नहीं है, अर्थात कानून बनाने में, नीति निर्माण करने में सभी लोग शामिल नहीं है, तो उन लोगों को आरक्षण की व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं। और ये सामाजिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल सही बैठता है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करने के। ठीक है जी, तो आर्टिकल 16(4) जो है वो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को पूरा करने का एक विकल्प है, जिसमें आरक्षण की सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है जी, तो उसमें क्या दी गई हैं, आरक्षण की सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया गया है कि प्रोन्नति में आरक्षण की जो प्रोन्नति होती है, जैसे आप नियुक्त हो जाते हैं किसी पद पर तो आपका प्रमोशन होता है, से संबंधित अनुच्छेद 4A के समर्थक एक प्रावधान किया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये केस जो है एम नागराज बनाम भारत संघ का था, और एम नागराज भारत संघ बनाम केस जो है वो सन 2006 में हुआ था। कब हुआ था, सन 2006 में, जिसमें प्रोन्नति के लिए, आरक्षण के लिए बात की गई थी और वो उसका समर्थन करता हुआ भी दिखाई देता था। ठीक है जी, तो आपको ये याद रखना है, और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और ये ठीक है जी, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है तो इसके आपके पास केशवानंद भारती केस तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, 1973 का है, 24 अप्रैल 1973 का है। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा में, एक्चुअल में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 जो है वो राज्य की परिभाषा के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, राज्य की परिभाषा के। और राज्य की परिभाषा ये कहती है कि कोई भी ऐसी संस्था जिसमें राज्य की हिस्सेदारी, अर्थात संघ या राज्य की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, तो वो संस्था क्या मानी जाएगी, राज्य की हिस्सा मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ऐसी कौन सी संस्था, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तो रिसर्च के बारे में बात कर रही है स्टेट राज्य के स्तर पर। राजीव गांधी बोर्ड, नहीं जी, ये भी राज्य के बारे, ये भी कोई ऐसी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जब हम कोई बात करते हैं, ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री
स्टडीज ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक नेशनल बुक ट्रस्ट है जो राष्ट्रीय स्तर पर बुकों की संस्था की बात करता है, और यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो अनुच्छेद 14 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल की गई है, ठीक है जी। तो आपको यहां पर ये बात याद रखनी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट याद रहा कि ऐसी संस्थाएं जो राज्य में इससे जो संस्थाएं हैं उनकी हिस्सेदारी राज्य का जो भाग है उसमें 50 अर्थात 51% से अधिक है, तो उनको उसमें शामिल किया गया है, ठीक है जी। तो आपको ये सब याद रख लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की। 158 ये कहता है कि बताइए उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। जब हम कैचअप नियम की बात करते हैं तो वो जोड़ा गया है आर्टिकल 16 की क्लोज 4 के भी ए में जोड़ा गया है, और ये जो संशोधन है 77वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है जी। कौन सा किया गया था? 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में ये जोड़ा गया था कैचअप नियम, ठीक है जी। तो आपको ये याद रखना है। आज तक पेपर में केवल बहुत ही कम केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर कैचअप केसेस के बारे में बात की गई है, ठीक है जी। कैचअप नियम ये कहता है कि प्रोन्नति में, जो प्रोन्नति की हम बात कर रहे थे, प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसी की ये बात करता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में कब शामिल किया गया। अभी अभी हमने बताया था कि आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा आर्टिकल 21 के क्लोज ए में इसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार कहां दे दिया गया है? वो मौलिक अधिकार के रूप में दे दिया गया है। निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देगा। अभी अभी हमने बात की थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14, क्योंकि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो आर्टिकल 45 है ही, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की बात की गई है। राज्य को ये निर्देश भी दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन 6 से 14 वर्ष के लिए जो है वो स्पेशल व्यवस्था की गई है कि राज्य जो है वो निःशुल्क सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो हमने 160 तक के क्वेश्चन किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 से 14 ही याद रखिएगा, बस 6 से 14 में ही आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बताइए जनहितवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से उत्पन्न हुई है। जब हम जनहितवाद की बात करते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका अर्थ है। पीआईएल का मतलब है, पीआईएल का अर्थ क्या है? पीआईएल से पहले भारत में चलती थी लोकस स्टैंडी। क्या चलती थी जी? लोकस स्टैंडी की व्यवस्था चलती थी। लोकस स्टैंडी का अर्थ था कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है केवल वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स में, उच्च न्यायालयों में अपील कर सकता है, जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन पीआईएल ये कहता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये कहता है कि यदि हनन किसी भी व्यक्ति का हुआ है तो उसके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को नॉलेज है वो व्यक्ति भी उसके अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ सकता है। तो वर्तमान में आपको बता दूं, लोकस स्टैंडी का सिद्धांत भी और पीआईएल का सिद्धांत भी दोनों ही लागू हैं। पीआईएल की शुरुआत भारत में पीएन भगवती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई है? पीएन भगवती द्वारा, ठीक है। हालांकि इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है कृष्ण अय्यर, लेकिन पीएन भगवती जी का नाम जो है वो कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है जी। तो याद रखना है पीआईएल की शुरुआत जो भारत में किसने की है? पीएन भगवती जी। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये है कि किस देश से ली गई है? हमने ली है यूएसए से, ठीक है जी। तो और दूसरे व्यक्ति का नाम भी आप याद रखिएगा, कृष्ण अय्यर है। दोनों आप नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है जी, कृष्ण अय्यर। हो सकता है कि आपके पेपर में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि पीआईएल की शुरुआत किसने की भारत में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में रहने वाले
विदेशियों को नहीं मिलता है। ठीक है जी, मैंने कहा था कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, केवल इंडियन सिटीजन के लिए हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15, धर्म जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक और भाषा के आधार पर अपनी परंपराओं को संरक्षित किया जा सकता है, लिपि को, देवनागरी लिपि को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है जी। आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यक लोगों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके नियंत्रण का अधिकार देता है। तो 15, 16, 19, 29 थी, लेकिन शिक्षा का अधिकार जो है वो आता है आर्टिकल 21 के क्लोज ए में। ये तो सभी को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी और को भी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 25 में। इकट्ठा होने का अधिकार जो है वो आता है आर्टिकल 19 में, और विधि के समक्ष समता जो आता है वो आर्टिकल आता है 14 में। तो यहां पर केवल एक ही आर्टिकल ऐसा है 19 जो इकट्ठा होने का अधिकार, जब हमने अभी आर्टिकल 19 को पढ़ा था तो हमने उसमें 6 अधिकार बताए थे। तो उसमें संघ बनाने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, ठीक है, इकट्ठा होने का अधिकार, वो सभी आपको बताए थे। तो यहां पर आर्टिकल 19 जो है, क्योंकि उसके 6 प्रावधान हैं, ठीक है, तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका सी आंसर जो है वो बिल्कुल सटीक बैठता है इसके आधार पर। लेकिन इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 19, 29 थी। मुझे लगता है कि मैंने खुद ही इसको 3 या 4 बार आपको बता दिया है। ठीक है, अगर ये आपके याद हो जाता है तो आपका बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, बताइए निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, उपलब्ध है। ठीक है जी, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो। तो ये तो आर्टिकल 15 है, अभी हमने बात की कि धर्म, जाति, नस्ल या लिंग स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करते हैं तो आर्टिकल 16 है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 29 की बात 30 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 30 की बात करते हैं। लेकिन यह अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है, और ये अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं और साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो आपका आंसर जो है वो आर्टिकल 23 और 24 बैठता है, जिसके आधार पर आप ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर ये सटीक आंसर इसका बैठता है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए संविधान, भारत के संविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में शामिल नहीं थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था, और उस वक्त जो थी वो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। ये 11वां कर्तव्य था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनकी शिक्षा के प्रावधान का जो अधिकार, जिम्मेदारी जो दी गई है वो उनको अभिभावकों को दी गई है कि उनका एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को ये सभी सारी चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं जाए। तो वर्तमान में जब वो पूछेगा कि कितने हैं तो आपको लगा देना है कि कुल मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 16 हैं। कहां से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए हैं, सोवियत संघ से लिए हैं। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? समान नागरिक संहिता के लिए आर्टिकल 44 है। 44 के बारे में मैंने बताया था कि आपको उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। ठीक है जी। अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं तो उसका आंसर आपको रखना है गोवा। ठीक है, क्या रखना है? गोवा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि आर्टिकल 51 जो है वो शांति और सुरक्षा की बात करता है। ये रहा आर्टिकल 51। आर्टिकल 50 जो है वो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात करता है। आर्टिकल 52 जो है वो
वो बात करता है राष्ट्रपति के पद की। ठीक है, किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के पद की बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये तो हमने कर लिया है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन की। बताइए, निम्नलिखित में से कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन एक कहता है कि बताइए, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी चुनाव में मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मत देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह है विधिक अधिकार। क्या है? विधिक अधिकार। तो आपको याद रखना है, मत देने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो, पहला जो कथन है वो गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है कि प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये भी गलत है, ये भी एक विधिक अधिकार की कैटेगरी में आता है। दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर राइट हो जाता है। बताइए, बालाजी राघवन केस बनाम भारत संघ केस में AIR 1996 और SC 770 भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद संबंधित है? याद रखिएगा, ये जो एक्चुअल में है उपाधियों के अंत की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के पास जो कोई उपाधि होगी, जैसे पहले बहुत सारे लोग हुआ करते थे जिनको राय बहादुर, राणा बहादुर, ठीक है जी, शमशेर बहादुर, ऐसी उपाधियां मिलती थी। ठीक है, तो उन उपाधियों का उपयोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 से संबंधित है, वो आर्टिकल 18 से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, निम्न में से कौन सा केस विवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) से संबंधित नहीं है? 19(1) से संबंधित ऐसा कौन सा केस है? तो मैं आपको बता दूं, काठी रेनिंग बनाम सौराष्ट्र राज्य जो है वो ही एक ऐसा केस है। उससे अलावा जितने भी ऊपर केस हुए हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर हो चुके हैं। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है, काठी रेगिंग केस जो है, रेनिंग केस बनाम सौराष्ट्र राज्य, 1952 में ये केस हुआ था। बस आपको इतना ही याद रख लेना है। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केसेस से संबंधित हमने बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराए हैं, संभावनाएं हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) की मूल ढांचा किस वाद में घोषित किया गया है? क्या लिखा जी? उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) को 15(5) जो है वो लोक नियोजन में नहीं जी, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। और ये मैं आपको बता दूं कि 2005 के आसपास की ये बात है। हाँ जी, 2000, हाँ ये बात है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केस इंडिया ऑफ इंडिया भारत संघ, ये बात है 2011 की। ठीक है, 2011 में ही आर्टिकल 15(5) को मूल ढांचा घोषित किया गया था। ठीक है, इतना ही याद रख लेना है। बताइए, ये क्वेश्चन जो है, वैसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन की संभावनाएं आपके पेपर में ना के बराबर ही रहती है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे तो है ही, जब ये आया हुआ है। ठीक है जी, कथन पर विचार करते हैं। पहला कथन, वक्तव्य दिया गया है, उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2012 में विख्यात 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बाद में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को रद्द कर दिया और इसके सार्वजनिक नीलामी का आदेश दिया था। ये बिल्कुल सही बात है कि उस वक्त 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जब बात सामने आई थी, कई हजार करोड़ का ये घोटाला था, लगभग 20,000 करोड़ का, तो उसके आवंटन को रद्द करते हुए सरकारी जो नीलामी होती है उसके आदेश दिए थे। सार्वजनिक नीलामी मतलब सभी को पता लगना चाहिए। कारण वो कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(b) जो है ये प्रावधान करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से क्या होना चाहिए? साधन हो। यह बात सच है कि 39 की क्लोज बी में इस बात को कहा गया है कि संपत्ति का जो भौतिक संपत्ति का जो वितरण है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका संकेंद्रण किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में ना चला जाए, अर्थात उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये बात सच है और इसी को आधार बनाकर ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को रद्द कर दिया गया था। तो इसका मतलब जो है कि कारण और कथन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सटीक बैठते हैं।
कारण उन्होंने बिल्कुल सही बताया है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। ये इसकी व्याख्या कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है जी, तो हमें केवल युग्म जो है वो सुमेलित करने हैं कि बताइए कौन सा युग्म जो है वो बिल्कुल सही तरीके से बैठता है। ठीक है, मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूं कि भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1986 जो है वो अनुच्छेद 29 से संबंधित है। 29 मैंने आपको बताया था कि धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति लिपि को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है जी, तो इतना ही याद रखना है। ये सारे ऊपर जो है वो गलत है। बताइए निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है। ठीक है जी, कौन सा ऐसे व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा ग्रेनविल ऑस्टिन जो हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का एक राजनीतिक साधन माना है कि अगर व्यक्ति चाहे, समाज चाहे तो इनको लागू करवाने के लिए क्या कर सकता है, राजनेताओं को प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है जी, तो अगर राजनेता चाहें तो अगर डीपीएसपी को सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुद ब खुद ही क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेदों में उल्लेखित है। ठीक है, तो गिरफ्तारी की बात हमने की थी, वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार की बात की थी, तो वहां पर मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार। ठीक है जी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 कहता है। प्राण अर्थात जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में दिया गया है, और गिरफ्तारी में संरक्षण जो आपको मिलता है वो आर्टिकल 22 की बात करता है। तो सिंपल आंसर हो गया आर्टिकल 22। ठीक है जी, भारत में संपत्ति का अधिकार है। ठीक है जी, संपत्ति का अधिकार जो हुआ करता था वो हुआ करता था पहले मौलिक अधिकार। ठीक है जी, मौलिक अधिकारों में भी आर्टिकल जो 31 है उसमें ये संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था, हालांकि 19F में भी ये शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। किस में शामिल कर दिया गया है? 300A में। और अब ये मौलिक अधिकार ना होकर कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार की कैटेगरी में आता है, विधिक अधिकार। ठीक है, जिसे विधि द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कैसा है? विधिक अधिकार की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये विधिक अधिकार तो है ही है, ये साथ ही साथ संवैधानिक अधिकार भी है। ये विधिक अधिकार संवैधानिक अधिकार की कैटेगरी में भी आता है, तो यहां पर इसके दो आंसर बैठते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अगर आपके पेपर में विधिक अधिकार आया केवल, तो विधिक अधिकार लगा दीजिए। ठीक है, अगर केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आया, संवैधानिक अधिकार आया, तो संवैधानिक अधिकार लगा दीजिएगा। लेकिन अगर ये दोनों आए तो ये दोनों आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसके अब जो हैं दो आंसर बैठ रहे हैं, और ये आपके पेपर, मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस के 2023 के पेपर में 24 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेम ऐसे ही आया था जहां तक मुझे याद है। चलिए जी, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये शायद अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी, लेकिन फिर भी हम इसको करने का प्रयास करेंगे कि बताइए आर्टिकल 39A में क्या बताया गया। 39A जो है वो ये कहता है कि निःशुल्क एवं विधिक सहायता लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 43 जो है वो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है कि न्यूनतम मजदूरी इनको दी जानी चाहिए। आर्टिकल 44 जो है वो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है, और आर्टिकल 50 जो है वो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है। तो आपका जो आंसर है वो बैठता है 4
1 2 3, तो 4 1 2 3 जो है वो किस में है, ये है ऑप्शन सी में, 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन जो है सिंपल ही था, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसलिए ये आपका आंसर ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा है, ठीक है जी। संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत की बात करता है, आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, अभी कुछ देर पहले ही हमने बात की थी। राघवान केस जो है वो भी, बालाजी राघवान केस जो है वो भी आर्टिकल 28 से संबंधित है, ठीक है। कौन सा अधिकार विदेशियों के लिए संविधान में प्रदान किया गया है, शोषण का अधिकार जो है वो ही अधिकार ऐसा है जो आर्टिकल 23 और 24 शोषण का, अभी एक पीछे क्वेश्चन किया भी था, ठीक है जी। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 44 में किया गया है, ठीक है जी। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था, तो नीति निर्देशकता तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में सुझाव दिया है, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति जो है BN राव थे, जिन्होंने इसके बारे में सुझाव दिया था, BN राव, बेनेगल राव जो है, ठीक है, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां लागू किया जाना चाहिए, संविधान में शामिल होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशकता तो जो है वो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, इतना ही याद रखें। समान नागरिक संहिता को उल्लेख हमने बता दिया है, ये भी बता दिया है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है जी। और इसके लिए हम क्या करवा सकते हैं, रिट जारी करवा सकते हैं, ठीक है, ये भी बताया था अभी कुछ देर पहले ही। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में है। हैबियस कॉर्पस, ठीक है जी, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है जी, व्यक्ति को शरीर प्रस्तुत करने की बात कही गई है। 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है, ठीक है जी। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात जो है आर्टिकल 19 में ही की गई है, आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में ही ये वाली बात कह दी गई है, और क्लोज ए में भी, आर्टिकल क्लोज ए के भी सब क्लोज ए में ये बात कह दी गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता की बात। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का अधिकार है, ठीक है जी, मैंने अभी बताया है आपको। एक ये कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार बोलते हैं, जिसको लीगल राइट, अभी पीछे बात की थी हमने। कौन सा अधिकार संपत्ति का अधिकार है, अभी हमने बात की है, विधिक राइट है, ये तो हमने बता दिया है। निम्नलिखित कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है जी, याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किसमें जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 51 के क्लोज ए में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ दिया गया था, ठीक है जी। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है पर्यावरण सुरक्षा की। जब हम बात करते हैं तो अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि 48A में ये बात कही गई है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से इसको जोड़ा गया था, ठीक है जी। ये सब हमने बात कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारे सवाल होंगे वो हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो कहाँ की गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आर्टिकल 37 है एक्चुअल में, आर्टिकल 37 में ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, याद रखिएगा आर्टिकल 37। ठीक है, तो यहां तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो जो हैं वो पूरे हो गए हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा आर्टिकल 37 में ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।